Hey guys, welcome back to the channel Science Studio and I am Nidya Chawla. So today we are going to discuss a new topic from the unit magnetic effects of current and that is Ampere's circuital law. Okay? So till now we have discussed Biot-Savart's law from this unit and how to calculate magnetic field near a current carrying wire. ठीक है, तो उसके अराउंड मुझे किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो भी मैं कर चुकी हूँ। और हम क्या कर चुके हैं, एक सर्कुलर लूप की एक्सियल लाइन पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं एंड होप यू रिमेम्बर द फॉर्मूलाज एंड द डेरिवेशंस वी डिस्कस्ड अर्लियर। सो गाइज, सिंस हम ये दोनों टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं जो कि एक थोड़ा सा बेस बनाने वाले टॉपिक्स हैं इस यूनिट के, सो वो जो हमने मेथड्स किए, एक पी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इतना लंबा डेरिवेशन करते हुए, ठीक है, ऑल्दो मैं आंसर तक पहुंच जाती हूँ, बट इस डेरिवेशन को छोटा किया जा सकता है और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और वो कौन सा टॉपिक है जो इसको सिंप्लीफाई कर सकता है, वो है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर रिलेट कर सकते हैं इन दोनों यूनिट्स के साथ में। वो क्या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, ठीक है, तो कूलम्स लॉ इज जस्ट सिमिलर टू बायट-सावर्ट्स लॉ, जिसके कारण पहली बात तो कूलम्स लॉ के अंदर हम करते क्या थे, फोर्स निकालते थे किसी भी एक चार्ज के ऊपर, या फिर यूं भी कह सकते हैं अगर मैं फोर्स निकाल लूं किसी चार्ज के ऊपर तो मैं उसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे निकाल सकती हूँ। बट वो हमने गॉस लॉ के अंदर कवर किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है। तो कूलम्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे, बट हमने गॉस लॉ की हेल्प इसीलिए ली बिकॉज गॉस लॉ इज अ वेरी इजियर वे टू कैलकुलेट वेरी लॉन्ग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो गॉस लॉ में क्या होता था, किसी भी एक आर्बिट्री सरफेस के आसपास कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से हम निकाल लेते थे, जिसको हम बोलते थे गॉस लॉ। ठीक है, और मैग्नेटोस्टैटिक्स में अभी तक हमने क्या किया, बायट-सावर्ट्स लॉ, जिसके अंदर हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड निकाला किसी भी पॉइंट के ऊपर। बट वो जो मेथड है वो काफी लंबा पड़ जाता है, ठीक है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक लॉ है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जिसके अंदर हमने फिर से मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है, जैसे कि हम गॉस लॉ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करते थे। ठीक है गाइस, सो गाइस जब हम गॉस लॉ पढ़ रहे थे तो हम क्या कहते थे कि किसी भी एक क्लोज सरफेस के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है तो पहला स्टेप क्या होता था, सपोज करो मेरे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मुझे इस वायर के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो मेरा पहला स्टेप होता था इसके अराउंड एक क्लोज गॉसियन सरफेस एज्यूम करना। गॉसियन सरफेस, अब गॉसियन सरफेस क्या होता था, गॉसियन सरफेस एक ऐसा सिमेट्रिकल सरफेस होता था जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। सिंस ये एक लाइन चार्ज है तो इसके अलोंग एक सिमेट्रिकल सरफेस अगर एज्यूम कर सकें तो वो एक सिलेंडर की टाइप का हो सकता है। क्यों हो सकता है, बिकॉज एक लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ ऐसी होने वाली है, तो इन सभी लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एनक्लोज करता हुआ एक सिमेट्रिकल सरफेस अगर सोचा जाए तो वो एक सिलेंडर है। तो पहली खासियत गॉसियन सरफेस की क्या थी कि हर एक पॉइंट पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। अगर मैं कहती हूँ पी पॉइंट यहाँ पर है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है तो हम ई डॉट डी एस को यूज करके इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते थे। और किसी भी पॉइंट पर इस सिलेंडर के अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो उसकी वैल्यू सेम आएगी। और इस गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होना चाहिए था जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एनक्लोज करे। ठीक है, तो ये तो खासियत थी गॉसियन सरफेस की। अब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं क्योंकि, और उसके अंदर एम्पियर्स सर्किटल लॉ के अंदर एज दीज आर सिमिलर टॉपिक्स, तो हमें एक एम्पीरियन लूप को सपोज करना होगा। और मुझे करना क्या है इसके अंदर, मुझे किसी भी कंडक्टर के लिए जिसके अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है।
ठीक है। अब इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो मुझे किसी भी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ऑल्दो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे निकाली जाती है, बट मैं जैसे कि बता चुकी हूँ कि ये जो हमारा डेरिवेशन है जो हमने पहले टॉपिक में किया, दैट इज क्वाइट लॉन्ग। और अगर सपोज करो इसका मार्क्स का वेटेज जो पेपर में है वो ज्यादा नहीं आता है, 2 to 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, तो आप फिर इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करोगे। उसके लिए आपको एक सिंपलर वे ढूंढना पड़ेगा, तो वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम एक लाइन चार्ज के अलोंग एक सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस एज्यूम करते थे, ऐसे यहाँ पर एक कंडक्टर के अलोंग मुझे एक सिमेट्रिकल एम्पीरियल लूप इज 1D। ठीक है, तो सरफेस क्या होता है, वो 2D होता है, बट यहाँ पर मुझे कोई भी लूप किसी भी शेप का, बट वो सिमेट्रिकल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक सर्कल की फॉर्म में जिस भी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको एनक्लोज करता हुआ एक सर्कुलर लूप मैंने एज्यूम कर लिया है। इस लूप की खासियत क्या है, जैसे कि गॉसियन सरफेस की होती थी कि हर एक पॉइंट पर अगर मुझे इस इंपीरियल लूप के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, वो हर एक पॉइंट पर सेम रहेगी। वो इंपीरियल लूप की एक स्पेशलिटी है। ठीक है, सो गाइज अब बात आती है कि मैं बार बार सिमेट्रिकल लूप, ठीक है, सिमेट्रिकल शेप की बात करूं और वहां पर सिमेट्रिकल सरफेस की बात होती है, जैसे कि कोई सिलेंडर हो गया, ठीक है, या फिर कोई क्यूब हो गया जो कि सिमेट्रिकल होता है नेचर के अंदर। ठीक है, कोई भी क्यूब हो गया। तो गाइज जरूरी है कि क्या कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हुए ये जो लूप है या फिर सरफेस है वो हमेशा सिमेट्रिकल ही हो, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। बिकॉज हम काफी सारे क्वेश्चंस में ऐसा देखते हैं कि कोई भी आर्बिट्री शेप के अराउंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाता है, तो जरूरी नहीं है। वो क्यों जरूरी नहीं है, बिकॉज ई डॉट डी एस जो है वो उसका इंटीग्रेशन जो है वो 1/ε0 टाइम्स चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी शेप के अंदर सपोज करो मेरे पास एक क्यूब है, उसके अंदर क्यू चार्ज रखा है, तो इसके अंदर से अगर मैं ई डॉट डी एस कैलकुलेट करूंगी तो वो क्या आएगा, क्यू अपॉन में ε0, बिकॉज इट इज एनक्लोजिंग चार्ज क्यू। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सपोज कर लेती हूँ मेरे पास क्यूब की जगह ये जो गॉसियन सरफेस है, क्यूब जो मैंने खुद से एज्यूम किया है, उसकी जगह कोई भी आर्बिट्री क्लोज सरफेस होता, ठीक है, जिसके अंदर क्यू चार्ज एनक्लोज होता, तभी भी जो ई डॉट डी एस की क्वांटिटी है वो सेम ही होती, Q/ε0। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये हम सिमेट्रिकल फिगर की बात इसलिए करते हैं बार बार बिकॉज ई डॉट डी एस को कैलकुलेट करना सिमेट्रिकल फिगर के लिए आसान हो जाता है। तो गाइस जरूरी नहीं है एम्पीरियल लूप भी एक सर्कल या कोई भी सिमेट्रिकल शेप हो, आप कोई भी आर्बिट्री ले सकते हो, बट हम क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए बी को आसानी से निकालने के लिए कोई भी सिमेट्रिकल लूप एज्यूम करते हैं। सो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई है। सिंस इट इज गोइंग टू लॉन्ग, मुझे सिर्फ इतना बताना है ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट है ई डॉट डी एस या फिर जो हम बी डॉट डी एल करने वाले हैं उसको लेके आगे आने वाले जो माइंड में क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं अभी से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर। सो गाइज इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू μ0 टाइम्स the total current threading that loop, that is B dot dl integration over a closed loop is equals to μ0 times the total current threading that loop. So guys अब इसकी स्टेटमेंट को समझने की जरा थोड़ी सी कोशिश करते हैं। मेरे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, मुझे किसी भी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो मैं उसके अराउंड एक एम्पीरियल लूप को सपोज कर लेती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, एक छोटे से एलिमेंट के लिए, दैट इज डीएल एलिमेंट के लिए, ठीक है, छोटी सी लेंथ के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड अगर देख लूं कितना है, तो मैं इसको पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट करके वो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन वो कितना होगा, μ0 टाइम्स द करंट
थ्रेडिंग दैट लूप का क्या मतलब है, इस लूप के अंदर जितना भी टोटल करंट है या म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोजिंग दैट लूप भी बोल सकते हो, इस लूप के अंदर जितना भी टोटल करंट है उसके बराबर आएगा बी डॉट डी एल, दैट इज द लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल मतलब इसके अलाउंग, छोटी सी लेंथ के अलाउंग। बेसिकली ये छोटी छोटी लाइन्स हैं, या फिर इस पूरे लूप को आप एक लाइन के तरह भी सपोज कर सकते हो, सिंस इट इज 1D, ठीक है। तो इसका लाइन इंटीग्रल मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मतलब छोटी छोटी लेंथ्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड का सम करते जाना है, और वो जो सम होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट जो कि इसके अंदर से गुजर रहा है, ठीक है गाइस। तो गाइस टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जैसे जैसे हम एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज कैसे करना है, ठीक है। जैसे गॉस लॉ को यूज करना बहुत ही आसान है, ऐसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करना भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई है। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगी। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज लूप। सो अराउंड द क्लोज लूप के लिए मैंने एक सर्कल लगाया बी डॉट डीएल के साथ, और वहां क्या होता था, वहां होता था द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस। सरफेस इंटीग्रल होता था, छोटे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे और पूरे सरफेस के लिए उसको इंटीग्रेट कर देते थे, तो वो जो क्वांटिटी थी वो 1/ε0 टाइम्स क्यू चार्ज पे आती थी। और यहाँ पर भी सेम काम करना है, लाइन इंटीग्रल करना है मैग्नेटिक फील्ड का थ्रू दिस क्लोज लूप, तो वो म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर आएगा। सो गाइस छोटा सा प्रूफ है इसका, वो भी देख लेते हैं। सो गाइस मैंने क्या सपोज किया है, दोबारा से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, और मुझे प्रूव क्या करना है दैट बी डॉट डीएल जो है वो क्या एक्चुअल में म्यू नॉट आई के बराबर आता है कि नहीं आता है, उस चीज को मुझे प्रूव करना है। तो मैं कोई भी एक साइड पकड़ लेती हूँ, सपोज मैंने लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया और मुझे राइट हैंड साइड तक पहुंचना है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये कंफर्म करना है कि जो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन है तो क्या सच में वो म्यू नॉट आई के बराबर है भी कि नहीं है। तो गाइस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं और पूरा डेरिवेशन किया था, बहुत ही लंबा सा, आई गेस वो सेकंड लेक्चर की बात है। तो मुझे क्या करना है, किसी भी पी पॉइंट पर पहली बात इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पहली बार अगर करंट ऊपर को है तो मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करूंगी, और पी पॉइंट पर टेंजेंशियल होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो जिस भी जो मेरी फिंगर्स है, जिस भी यूं कह सकते हो जिस भी शेप पे कर्व हो रही होती है, वहां पर उसकी डायरेक्शन हम बता देते हैं। तो अगर करंट ऊपर की तरफ है तो एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर टेंजेंशियल होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात। तो मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी पता है, वो क्या थी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr, जहां पर r क्या होता था, बेसिकली डिस्टेंस होता था किसका, वायर से लेकर जिस भी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वो डिस्टेंस होता था म्यू नॉट आई अपॉन में 2π। तो हमें मालूम ही है आई जो है करंट है इस कंडक्टर में से फ्लो करने वाला, और म्यू नॉट अपॉन 2π जो है वो कांस्टेंट है, और ये हम डिराइव करके आ चुके हैं। आई होप आपको याद है, अगर नहीं है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, छोटा सा वीडियो आप देख सकते हो। तो इसको मैं बी डॉट डीएल के लिए यूज करने वाली हूँ। तो बी की जगह अगर मैं इसको रख दूं तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr तो बी की वैल्यू है, ठीक है। और बी की वैल्यू से भी पहले मुझे बी डॉट डीएल को ओपन करना है। अब गाइस एक बात और है, बी डॉट डीएल को अगर मैं ओपन करूंगी तो बी डीएल कॉस थीटा बनेगा, और कॉस थीटा किसके बीच का एंगल होगा, बी और डीएल का। सो गाइस डीएल भी तो एक पॉइंट पर टेंजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर, सर्कल की किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे कोई लेंथ सपोज करनी है तो वो भी तो टेंजेंशियल ही होगी, ठीक है ना, ये टेंजेंशियल लेंथ है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल ही होता है, तो बी और डीएल के बीच का एंगल इज 0। तो बी डॉट डीएल को अगर मैं खोलूं तो वो बी डीएल कॉस 0 बनाएगा, ठीक है। और यहां से b को मैं बाहर निकाल लेती हूँ सिंस इट इज अ कांस्टेंट, और dl का सिर्फ इंटीग्रेशन हो जाएगा।
तो बी की वैल्यू मुझे मालूम है, बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। और डीएल क्या है, बेसिकली वेरिएबल है। इस पूरे सर्कल के लिए अगर मुझे डीएल को इंटीग्रेट करना है तो दैट इज आई गेस 2πr, बिकॉज छोटी सी लेंथ और पूरा सर्कमफ्रेंस जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो वो इंटीग्रेशन 2πr के बराबर होगा। ठीक है, तो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, म्यू नॉट आई बी डॉट डीएल जो है फॉर अ क्लोज लूप म्यू नॉट आई के बराबर आ गया। सो गाइज इतना ही प्रूव करना था। सो गाइज आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट, और अदरवाइज आप अपने नोट्स में बना सकते हो। सो गाइज ये था एम्पियर सर्किटल लॉ, और इसकी एप्लीकेशंस हम बहुत जल्द कवर करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सोलेनॉइड एंड अ टॉरॉइड एंड मेनी मोर। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।